13 अप्रैल 1919 को शाम 5:30 बजे अमृतसर की सड़कों से होते हुए 2 बख्तरबंद गाड़ियां जलियांवाला बाग के पास एक सकरी गली के सामने रुकी। एक गाड़ी पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने ब्रिगेड मेजर मॉर्गन ब्रिक्स और अपने 2 अंगरक्षकों सार्जेंट एंडरसन और पीसी के साथ सवार थे। जब वो बाग के अंदर घुसे तो बैंक क्लर्क ब्रज बैकाल अपनी नज्म फरियाद पढ़ रहे थे। डायर ने बिना किसी चेतावनी के वहां पहुंचने के 30 सेकंड के भीतर चिल्लाकर आदेश दिया, फायर। जैसे ही वो पहुंचे तो उन्होंने गुरखास को एक साइड लाइन अप किया, बलूचीज को दूसरी साइड, और बोला फायर। बहुत घना क्राउड था, 15-20 हजार लोग उस 6 एकड़ में। बहुत उसमें कोई वाइल्ड फायरिंग नहीं थी, बड़ी डेलिब्रेट, फोकस्ड, टारगेटेड फायरिंग थी। इनके पास जो राइफल्स थी 303 बुलेट्स फायर कर रहे थे, और वो ली एनफील्ड राइफल्स थी जिनकी रेंज 3000 गज तक। तो ये जब 300 फुट तो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक हो गई उसके से, तो बड़ी एक्यूरेट फायरिंग थी। और बुलेट्स भी ऐसी थी, अगर तो वो बॉडी में जाके अगर किसी बोन के साथ टकराएं या किसी ऑर्गन के साथ टकराएं तो एकदम से फट जाती थी। ये थे पंजाब के इतिहास पर कई लेख और किताबें लिखने वाले और अमेरिका में भारत के राजदूत रहे नवतेज सरना। बहुत से लोग भगदड़ में दबकर मर गए। कई जगह एक के ऊपर एक 10 से 12 शवों का अंबार लगता चला गया। नाइजल कॉलेट अपनी किताब द बूचर ऑफ अमृतसर में लिखते हैं, कभी कभी गोलियां चलनी रुकती तो सिर्फ इसलिए कि सैनिकों को अपनी राइफलें फिर से लोड करनी होती। डायर खुद दौड़ दौड़ कर उस तरफ फायरिंग करने का हुक्म दे रहे थे जहां ज्यादा लोग जमा हो रहे थे। बाद में सार्जेंट एंडरसन ने, जो कि जनरल डायर के बिल्कुल बगल में खड़े थे, हंटर कमेटी को बताया था। When fire was opened, the whole crowd seemed to sink into the ground, a flutter of white garments spreading out towards the main gateway. जब गोलीबारी शुरू हुई तो पहले तो लगा कि पूरी की पूरी भीड़ जमीन पर धराशायी हो गई है। फिर हमने कुछ लोगों को ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते देखा। थोड़ी देर में मैंने कैप्टन ब्रिक्स के चेहरे की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें काफी दर्द महसूस हो रहा था। वो जनरल डायर की कोहनी की आस्तीन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सैनिकों का फायर कंट्रोल और अनुशासन उच्च कोटि का था। डायर के सैनिकों ने लगातार 10 मिनट तक गोली चलाई। कुल मिलाकर 1650 राउंड चलाए गए, प्रति सैनिक 33 राउंड। इस तेजी से ये बुलेट्स जाती हैं और इतनी बड़ी है, मैंने खुद देखी हुई, कुछ 3-3.5 इंच की बुलेट है। उसकी नोक इतनी शार्प है कि वो फ्लैश, बोन और अगर उसके थ्रू कोई 3-4 और भी चीजें हैं उसके थ्रू भी वो निकल जाएगी। वो बैठे हैं, सुन रहे हैं स्पीच, और वो इधर देखता है लोग गिर रहे हैं खून से लथपथ, इधर देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, और उसको बस लोग गिरे हुए और उसको खुद परेशानी हो रही कि क्या हो रहा है। भरपूर सिंह 13 अप्रैल 2019 को सिर्फ 4 साल के थे। वो अपने दादा के साथ जलियांवाला बाग गए थे, लेकिन उनको उस दिन की घटनाएं ताउम्र याद रहीं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा था, People were running helter-skelter and there were shrieks and cries. Everybody was crying. लोग बदहवासी में इधर उधर दौड़ रहे थे। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, मेरे दादा मुझे उठाकर सैनिकों से दूर की दीवार की तरफ दौड़ने लगे। जब उन्हें लगा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने मुझे 7 फुट ऊंची दीवार के पार फेंक दिया। नीचे गिरने से मेरी बांह टूट गई, लेकिन मैं वो कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहा। हम उस तकलीफ में भी कई दिनों तक अस्पताल नहीं गए, क्योंकि हमें डर था कि हम पर और जुल्म ना ढाए जाएं। लेकिन रतन देवी के साथ जो हुआ उसको सुनकर आज भी दिल कांप उठता है।
लैंटर्न दिखाई दे रही थी सारी रात, लोग आके अपने अपने रिश्तेदार को ढूंढ रहे थे। एक के ऊपर एक लाश लगी हुई थी, तो लाशों को निकालना, उसमें से लोगों को, अपने लोगों को ढूंढना रात को। और बहुत लोग अपने ही जख्मों से घायल हो गए, रात भर चिल्लाते रोते। पानी की आवाज, क्योंकि जब खून निकलता है आपको पानी के लिए आप तरसते हो। और एक जो मैंने खास इसमें डाला है वो रतन देवी का जो आई विटनेस अकाउंट है, जो बेचारी अपने पति की लाश के पास, वो मर गए थे, उनकी लाश के पास ही सारी रात उन्होंने गुजारी। और वो खुद कहती हैं कि वो जो रात मैंने गुजारी, इट इज द स्टफ ऑफ नाइटमेयर्स। और रात भर वो और लोगों की मदद करने के लिए कोशिश कर रही थी। जैसे उधर छोटा सा बच्चा था जो मर रहा था और वो पानी के लिए तरस रहा था, और वो कहता है कि तुम कहीं मत जाना, तुम इधर ही रहना। और वो कहती है उसको, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो इधर ही रहूंगी सारी रात। उसकी आंखों के सामने ही वो अपनी जान दे देता है। सुबह होते होते मानव रक्त की बू सूंघकर आवारा कुत्ते वहां खिंचे चले आए थे और सिर के ऊपर चीलें मंडरा रही थी, जो मरे और घायल हुए लोगों का मांस नोच रही थी। अप्रैल का महीना, बहुत गर्मी, आप तो अभी महसूस कर ही रहे हैं कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में जो जख्म थे वो भी फैलने लग गए, लोगों की लाश डिसइंटीग्रेट होने लग गई। अगले दिन जब लोग जाते हैं, वो जो वल्चर्स हैं, जब नीचे चीलें आती हैं तो वो उनकी पगड़ियों पे को भी नोचने की कोशिश करते हैं। और जो अगले दिन जब फ्यूनरल्स होते हैं, लोगों को याद है, उन्होंने बाद में रिकॉर्ड पे बोला कि हम कितनी बॉडीज को तो हमने उठा के ऐसे ही जला दिया, किसी को पता ही नहीं था वो कौन थे। शुरू में तो ब्रिटिश सरकार ने इतने बड़े हत्याकांड का कोई संज्ञान ही नहीं लिया, लेकिन जब अफवाहें और खबरें फैलना शुरू हो गईं, तो उन्होंने इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। नवतेज सरना बताते हैं। जब बहुत एम्बैरेसमेंट होने लग गई, क्योंकि इन र्यूमर्स और न्यूज आने लग गई, जब मार्शल लॉ हट गई, अंग्रेजों ने फिर एक लॉर्ड हंटर थे, एक स्कॉटिश जज, उनके नीचे एक हंटर कमीशन बिठाई, जो आए और यहाँ पे उन्होंने एविडेंस लिया। और उसके बाद दोनों रिपोर्ट निकली। डायर को तो सबने गलत माना और माइकल और डायर को उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ये रिपोर्ट लंदन तक पहुंची, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया कि डायर को रिजाइन करना पड़े और उसको कोई इंडिया में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, और वापस भेज दिया। यही उन्होंने अपहोल्ड किया। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट हुआ, जिसमें काफी एक्रिमोनियस डिबेट हुआ, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी ये डिसीजन ली कि जो डायर ने किया था वो गलत है। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको ओवरटर्न किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने गवर्नमेंट को बोला कि आपने बेइंसाफी करी है डायर के साथ, इस आदमी ने तो हमारा इंडियन एम्पायर सेव किया है। जो कंजर्वेटिव फैक्शन राइट विंग था, उन्होंने एक फंड भी शुरू किया जिसमें 26,000 पाउंड उस समय के इकट्ठे किए गए। हंटर कमेटी ने माना कि इस फायरिंग में कुल 379 लोग मारे गए, लेकिन मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक थी। रात को जब वो अपनी रिपोर्ट भेजता है ओडवायर को, उसमें कहता है 200 लोग मरे। ये 379 का जो फिगर था, ये एक सेवा समिति करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस जमाने में, जिन्होंने ये काउंटिंग की। उन्होंने तो नंबर्स ज्यादा बताए थे, 500 के करीब, पर अंग्रेजों ने उनके साथ 379 का उन्होंने अग्री कर लिया। आई विटनेसेस सभी कहते हैं कि हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई और उतने से 3 गुना ज्यादा, करीब 4-5 हजार तो जख्मी हुए थे, और कुछ ऐसे भी थे जो घर जाके मरे। एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर था, एक एनवायरनमेंट बना दिया गया था लोगों के लिए कि अगर आप उस टाइम थे उधर जलियांवाला बाग में, तो आपने गद्दारी की है सरकार के अगेंस्ट, उसका क्या नतीजा होता कि आपको पकड़ के जेल में डाल दिया, आपको कोड़ों से मारा जाता। तो लोग किसी को बता ही नहीं रहे थे कि हमारे रिश्तेदार जख्मी हैं या मरे हैं, क्योंकि उसका जो रिपरकशन होने वाला था, उसका जो असर उनकी फैमिली पे होने वाला था, उतना बुरा होने वाला था कि वो चुप बैठे रहे। हमारी ट्रस्ट ने ये काम किया है कि जितनी भी फाइलें हैं कॉप्सेस के ऊपर, हमने सबको काउंट रिकाउंट, मतलब 3-4 महीने हमने सिर्फ इसी पे रिसर्च किया। तो अब 502 के फुली कंफर्म्ड हमने नाम निकाले हैं कि कौन मरा था। उसके अलावा 45 बॉडीज ऐसी थी जो उधर ही बाग में पड़ी थी, जो अनआइडेंटिफाइड थी। तो 547 इज द नंबर दैट वी कैन गिव विथ क्लियर कन्विक्शन। जनरल डायर ने हंटर कमेटी के सामने अपनी इस करतूत का जोरदार बचाव किया। हंटर कमेटी ने उनसे कुछ मुश्किल सवाल पूछे, लेकिन डायर का तर्क था कि अगर वो भीड़ पर गोली नहीं चलाते तो वो उनके ऊपर हमला कर देती।
क्या आपको ख्याल नहीं आया कि गोली चलाने से पहले आपको भीड़ को तितर बितर करना चाहिए था? नहीं, उस समय नहीं। मुझे लगा कि मेरे हुक्म की तामील नहीं की गई है, मार्शल लॉ का उल्लंघन हुआ है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उन पर तुरंत गोली चलाऊं। तो क्या आपने ये उचित नहीं समझा कि गोली चलाने से पहले डिप्टी कमिश्नर से मशविरा कर लेते? उस समय कोई डिप्टी कमिश्नर मौजूद नहीं था। मैंने और किसी से बात करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे फौरन तय करना था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं फौरन गोली नहीं चलाता हूँ तो अब मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूँ। आपने गोली चलाने के बाद घायलों की डॉक्टरी मदद क्यों नहीं? भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अगर वो बिना हथियारों के भी हम पर हमला करते तो मेरी छोटी टुकड़ी उनके सामने टिक नहीं सकती थी। मैं भीड़ को संगठित होने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में अपने सारे पदक वापस कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी वायसराय चेम्सफोर्ड को पत्र लिखकर अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की। उसके बाद भारतीय लोगों और अंग्रेजों के बीच जो दूरी पैदा हुई उसे कभी पाटा नहीं जा सका और 28 साल बाद अंग्रेजों को हमेशा के लिए भारत छोड़कर जाना पड़ा। महात्मा गांधी थे 1919 तक वो बहुत बड़े सपोर्टर थे ब्रिटिश के। वो समझते थे जो अंग्रेज सरकार है, अच्छी सरकार है, हमसे नेगोशिएट करेंगे और हम सब फिर मिलकर एक बेहतर इंडिया बनाएंगे। इसके बाद उनका भी दिल टूट गया था बिल्कुल, और वो समझने लगे कि नहीं, मैं इनको सपोर्ट नहीं कर सकता। और उन्होंने काफी लिखा भी इसके बारे में और अपने सारे मेडल्स वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी। उससे क्या हुआ कि देश में ये बात फैल गई कि एक दरार आ गई है अब ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में। अब हम इनका राज और नहीं टॉलरेट करेंगे और इनको जाना ही है। अगर उन्होंने जान नहीं दी होती तो हम आज आजाद इंडिया में शायद नहीं बैठे होते। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ महा गिरा देना तुम जाकर। ये सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, ये है शोक स्थान